जब डंजन्स अपीयर हुए, हंटर्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गए। आर्टिफिशियल अवेकनिंग के साथ जिसके पास इनफ पैसा था वो हंटर बन सकता था, इसलिए हर जगह हंटर दिखने लगे। लेकिन ज्यादातर एकेडमीज इंसेनली एक्सपेंसिव थीं। किमोजन मसरी लोगों के लिए बिल्कुल अनरीचेबल। किमोजन एक मॉन्स्टर हॉलर है जो मरे हुए मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज ढोकर अपना गुजारा करता है। वो ये काम पूरे 9 साल से कर रहा है, हर एक पैसा बचाते हुए, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन हंटर एकेडमी में जा पाए। लेकिन वो सपना एक ही पल में टूट जाता है। हॉलिंग चेन टूट जाती है और एक मैसिव मॉन्स्टर कॉर्प्स सीधे उस पर गिर जाता है। वो हॉस्पिटल में होश में आता है, उसकी लेग पूरी तरह शैटर्ड होती है। सामने एक तगड़ा मेडिकल बिल होता है और उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी होती हैं। तभी अचानक उसका फोन लाइट अप होता है और एक नोटिफिकेशन आती है, एक ऐसी एकेडमी से जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था, ट्रांसेंडेंट एकेडमी। उसकी प्राइस एग्जैक्टली उतनी ही होती है जितना पैसा उसके पास बचा होता है। खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था तो सियोजिन साइन अप कर देता है। ट्रांसेंडेंट एकेडमी किसी नॉर्मल हंटर एकेडमी जैसी नहीं है। यहाँ ना डंजन टैक्टिक्स सिखाए जाते हैं, ना रैंकिंग थ्योरी। ये एकेडमी लोगों को ह्यूमन लिमिट्स से आगे ले जाने के लिए ट्रेन करती है, जहां तक कोई हंटर नहीं पहुंच सकता। यहाँ क्लासरूम्स नहीं है, सब कुछ फोन के थ्रू चलता है और हर लेसन उसकी करंट कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट होता है। उसका मेंटर रोज का ट्रेनिंग असाइन करता है जिसे स्किप नहीं किया जा सकता। एकेडमी को फर्क नहीं पड़ता कि वो इंजर्ड है, टायर्ड है या ब्रोक है। अगर वो मूव कर सकता है तो उसे ट्रेन करना ही होगा। सबसे पहले मेंटल ट्रेनिंग आता है, मेडिटेशन, जो उसके माइंड और बॉडी को काम रहने पर फोर्स करता है। उसका बॉडी रिकवरी रेट नॉर्मल से कहीं ज्यादा फास्ट हो जाता है, जिससे उसका डॉक्टर भी शॉक हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो ऑलमोस्ट हील हो जाता है और घर जाकर फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर देता है। शुरुआत बेसिक एक्सरसाइजेस से होती है, पुशअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग। उसे ये सब रोज रिपीट करना पड़ता है। एकेडमी सिर्फ परफेक्ट मूवमेंट्स काउंट करती है। स्लोपी रेप्स का यहाँ कोई मतलब नहीं। लेकिन वो सिर्फ ट्रेन ही नहीं कर सकता। जीने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए सोजान को वापस अपनी पुरानी जॉब पर जाना पड़ता है। मॉन्स्टर कॉर्प्स अब उसके वर्कआउट का हिस्सा बन जाते हैं। वो उन्हें यूज करके अपनी ट्रेनिंग जल्दी कंप्लीट करता है। दिन बीतते जाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है। एसियोजन को शुरुआत में फील नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे ह्यूमन रेंज से बाहर निकल चुका होता है। एक दिन यही स्ट्रेंथ काम आती है जब एक मॉन्स्टर कॉर्प्स असल में जिंदा निकलता है। वो जोर से रोयर करता है और खड़ा हो जाता है। ग्रे हेयर्ड लड़का अपने दोस्त से भाग जाने को कहता है। हमारा मैन फील करता है कि उसका दोस्त पक्का मारा जाएगा क्योंकि उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है। एक नॉर्मल इंसान मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता। बिना मैजिक वाला अवेकेंड भी चांस नहीं रखता और मैंटिकोर एक 4 स्टार थ्रेट है, यहाँ तक कि प्रो हंटर को भी स्ट्रगल करना पड़े। हमारा अवेकेंड आस पास किसी हंटर के बारे में सोचता है और उसे एससीओ यून याद आती है जो अभी यहीं थी। लेकिन टाइम नहीं है, उसका दोस्त उससे पहले मर जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं वो अपने दोस्त को बचाने का फैसला करता है। वो एक मेटल रॉड उठाता है और पूरी ताकत से मैंटिकोर की तरफ लीप करता है। वो अटैक करता है लेकिन मॉन्स्टर डॉज कर लेता है। एसियोजन इस मौके को यूज करके मंचियल को वहां से निकालना चाहता है। ग्रे हेयर्ड लड़का हेल्प करने पर अड़ा रहता है, लेकिन हमारा मैन उसे समझाता है कि ऐसा किया तो दोनों मर जाएंगे और उसे भागने को कहता है। सियोजन जानता है कि ये उसे अकेले करना होगा। उसे बस इतना टाइम बाय करना है जब तक प्रो हंटर्स आ जाएं। डर के बीच वो सोचता है कि क्या करे, तभी कोर्स की बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं। सिद्धार्था के वर्ड्स उसे याद आते हैं कि वो यूनिवर्स है जो दुनिया को देख रहा है, ये सोचते हुए कि ये कहाँ से आई और क्या है। अचानक उसका कांपता हुआ दिमाग शांत हो जाता है। फिर किरण के वर्ड्स याद आते हैं जो कहते हैं कि अपने सेंसेस को जज बनने दो। वो मैंटिकोर के अटैक को डॉज कर लेता है। अब वो अपने सेंसेस पर छोड़ देता है। उसे एक ओपनिंग दिखती है। वो सोचता है कि अटैक करे या नहीं, और अगर करे तो कैसे। तभी शॉन्ग के वर्ड्स याद आते हैं कि माउंटेन को उखाड़ना सिर्फ स्ट्रेंथ का मामला नहीं है, बल्कि स्पिरिट की फोर्स का है। किम स्योजिन मान लेता है कि वो कर सकता है या उसे करना ही होगा। वो पूरी रेजिलियंस के साथ अरोड को स्मैश करता है, पूरी तरह ट्रस्ट करते हुए कि ये काम करेगा। यही माउंटेन मूव करने की ताकत है। स्ट्रेंथ टू प्लक अ माउंटेन टेक्निक। उसी पल सियोयुन आवाज सुनकर वहां पहुंचती है। हमारा मैन स्टैगर हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसने सच में मैंटिकोर को हरा दिया।
उसी वक्त चायरोन, सिद्धार्था और सियांग के कोर्सेज का प्रोग्रेस 10, 2.6 और 13% बढ़ जाता है। सीईओ वहां पहुंचती है और देखती है कि एक ऐसा इंसान जो हंटर भी नहीं है, उसने स्टील बार से मॉन्स्टर को मार दिया। एसियोजन उसे इग्नोर करके मैनियल के पास भागता है ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। ग्रे हेयर्ड लड़का शॉक में है कि उसका दोस्त ये सब कैसे कर गया। एसियोजान एडमिट करता है कि वो डर गया था और उसे हॉस्पिटल जाने की सलाह देता है। सुपरवाइजर स्वॉर्ड स्टार की ग्रैंड डॉटर के सामने बात संभालने की कोशिश करता है और इसे एक छोटी सी मिस्टेक बताता है। सारे वर्कर्स हमारे मैन को चीयर कर रहे होते हैं। तभी सीओ यून रियलाइज करती है कि उसे आखिरकार सही स्टूडेंट मिल गया है। काम खत्म होने के बाद सब अपने घर जाते हैं। एसियोजन अपने दोस्त को फिर से चेकअप कराने की याद दिलाता है। वो अपने कोर्सेज का प्रोग्रेस देखता है जो लेसन से भी ज्यादा बढ़ चुका होता है और मान लेता है कि एक्सपीरियंस ही बेस्ट टीचर है। प्रॉब्लम ये है कि डंजन रेड्स के लिए टेम्पररी लाइसेंस पाने के लिए हंटर एकेडमी में एनरोल्ड होना जरूरी है और ट्रांसेंडेंट एकेडमी काउंट नहीं होती। वो सोचता है कि क्या उसे पैसे बचाकर किसी रियल एकेडमी में जाना चाहिए। तभी एसीओ यून उसे रोकती है और बात करने को कहती है। हमारा मैन सस्पिशियस होकर उसे देखता है और पहचान लेता है कि ये वही हंटर है। एसीओ सीधे मुद्दे पर आती है और पूछती है कि क्या वो उसके ग्रैंडफादर से मिलेगा। सियोजन ऑलमोस्ट तुरंत मना कर देता है, नॉट इंटरेस्टेड। सीओ पार्क ने अपनी जिंदगी के 31 साल देखे हैं। इन 31 सालों में किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की। वो शॉक्ड होती है। एसियोजन पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो उसकी उस हंटर एकेडमी को ज्वाइन करे जो सिर्फ नाम की है और जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं है। एसईओ सोचने लगती है कि ये अजीब एक्सरसाइजेस करने वाला आदमी आखिर है कौन। भले ही मैंटिकोर वीकेंड स्टेट में था और 2 स्टार थ्रेट के करीब था, फिर भी उसने उसे 2 हिस्सों में चीर दिया। इसका मतलब वो हंटर बनने में इंटरेस्टेड तो है। एसईओ फैसिलिटीज और बाकी चीजों की बात करती है, लेकिन सियोजन उसे रोक देता है और कहता है कि उसे हंटर एकेडमी की जरूरत नहीं है। डेस्पिरेशन में बी रैंक हंटर अपने ग्रैंडफादर स्वॉर्ड स्टार की टीचिंग ऑफर करती है, लेकिन हमारा मैन ये भी ठुकरा देता है, जबकि प्रो हंटर्स भी इस चांस के लिए मर जाएं। एसईओ हार मानने को तैयार नहीं होती। वो रिटन टेस्ट ऑफर करती है। किम कहता है वो खुद कर सकता है। फिर वो रेट्स ऑफर करती है, ये मानते हुए कि बिना रजिस्ट्रेशन वो बहुत कुछ मिस करेगा। एसियोजन कहता है कि टेम्पररी सर्टिफिकेशन सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड एकेडमीज दे सकती हैं। एसईओ रिवील करती है कि वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और प्रॉमिस करती है कि ज्वाइन करते ही वो रेड कर पाएगा। ये बात आखिरकार काम कर जाती है। एसियोजन रुक जाता है। एसईओ कहती है कि अगर उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। फिर सबसे बड़ा पॉइंट बताती है कि वो उससे कभी पैसे नहीं मांगेगी। हमारा अवेकेंट समझता है गिव एंड टेक का मामला है और पूछता है कि बदले में उसे क्या चाहिए। एसईओ प्रपोज करती है कि प्रो हंटर एग्जाम तक वो उसकी एकेडमी के नाम से सारी एक्टिविटीज करेगा और खुद को उसका स्टूडेंट बताएगा। एसियोजन को डील ठीक लगती है। इससे उसकी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन वो सोचता है कि वो उसमें इतनी इंटरेस्टेड क्यों है। एसईओ एडमिट करती है कि उसे उसमें पोटेंशियल दिखता है। पहली बार सियोजान मुस्कुराता है और सोचता है कि दोनों एक दूसरे को यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। वो हाथ मिलाते हैं और फील करते हैं कि वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगले दिन मांसल उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या उसने सुपरवाइजर के बारे में किसी से कुछ कहा था, क्योंकि अब उनका नया सुपरवाइजर आ गया है। किम दूसरी तरफ कल की एसईओ यून वाली बातचीत याद करता है, जब उसने उससे एक फेवर मांगा था कि वो कंपनी को बता दे कि उसे उनका सुपरवाइजर पसंद नहीं है और मॉन्स्टर्स के मामले में उस पर भरोसा ना करें या कुछ ऐसा। उसे नहीं लगा था कि वो उसे ऐसे ही फायर कर देंगे, लेकिन वो अपने दोस्त से झूठ बोल देता है कि उसने कुछ नहीं किया और कहता है कि शायद उस इंसिडेंट के बाद वो शर्म के मारे रिजाइन कर गया होगा। मांचियल को ये बात पूरी तरह बिलीवेबल नहीं लगती, लेकिन वो देखता है कि सब लोग पहले से ज्यादा खुश हैं। वो उससे पूछता है कि क्या वो हंटर एकेडमी जा रहा है, क्योंकि वो खुद अभी वहीं पहुंचा है। हमारा मैन वहां पहुंचता है और देखता है कि एसईओ यून पहले से उसका इंतजार कर रही है और उसके हाथ में उसका टेम्पररी लाइसेंस है जो वो उसे दे देती है। वो थोड़ा वरी करने लगा था, लेकिन ये देखकर कि उसने सच में कर दिखाया, वो अश्योर्ड हो जाता है। वो अभी प्रो हंटर नहीं है, लेकिन ये उसे पहला रियल स्टेप लगता है। इसके बाद वो पार्क से पूछता है कि डंजन रेड कैसे करनी होती है। वो समझाने के बजाय उसे दिखाने का फैसला करती है और पहले वेपन चुनने को कहती है। पता चलता है कि उसने पहले ही एक डंजन रिजर्व कर लिया था।
वो डंजन पहुंचते हैं और अंदर एंटर करते हैं। तभी हमारा अवेकेंड उससे पूछता है कि वो उसके साथ क्यों आ रही है, क्योंकि उसने तो कहा था कि वो उसे अकेला छोड़ देगी। सायो मान लेती है कि वो उसका इकलौता स्टूडेंट है, वो उसे उसके पहले डंजन रेड में अकेला नहीं छोड़ सकती। वो कहती है कि इसे एलीट स्टूडेंट्स के लिए 1-on-1 ट्यूटरिंग समझ ले, क्योंकि ये उसका पहला रेड है। वो इसे सिर्फ प्रिकॉशन मानती है। नॉर्मली इस डंजन में सिर्फ कोबोल्ड्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे गार्ड डाउन ना करने की सलाह देती है। कोबोल्ड्स 2 स्टार थ्रेट होते हैं। ये जगह बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है, जहां वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और थैंकफुली मैंटिकोर की तरह सियोजन को लगता है कि इनकी शील्ड मैजिक को पियर्स करना आसान है। नॉर्मली नॉन मैजिक अटैक इन ट्रांसलूसेंट शील्ड से ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि हमारे मैन के नॉन मैजिक अटैक काम कर रहे हैं। वो स्पीयर से कोबल्ट्स को काटता है, और जब वो अपने कोर्सेज का प्रोग्रेस बढ़ता देखता है तो उसे अच्छा फील होता है। भले ही ये मैंटिकोर जितना ज्यादा नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 कोबोल्ट्स के लिए ये काफी अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि डंजन रेड्स करके वो पैसे भी कमा सकता है। इधर सीओ युन उसे हैरानी से देखती है जब वो कहता है कि उन्हें स्पीड बढ़ानी चाहिए। किम स्योजिन को ये सब गेम में एक्सपीरियंस ग्राइंड करने जैसा लगता है। SEOUN को शुरू से ही पता था कि ये अवेकेंड थोड़ा वियर्ड है, लेकिन डंजन रेड से लौटने के बाद से वो बस ब्लैंक स्क्रीन को घूरे जा रहा है। उसके POV से स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है और वो सोचती है कि वो कितने घंटों से उसे देख रहा है। और ये सबसे बुरी बात भी नहीं है, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग और अपने पहले ही रेड में आए बंदा कोबोल्ट्स को ऐसे मार रहा है जैसे कोई 10 साल का वेटरन हो। वो हॉलिंग फीस बचाने के लिए बॉडीज खुद उठा रहा है और वही अजीब एक्सरसाइजेस फिर से कर रहा है। उसे रियलाइज होता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब उसके ग्रैंडफादर को पता चल जाएगा कि उसका एक नया स्टूडेंट है, और जब वो देखेंगे तो क्या होगा उसे खुद नहीं पता। मिडनाइट के बाद सियोजन टैंट्रम्स फेंकने लगता है कि उसने अभी तक एक भी लेसन पूरा नहीं किया। ये सियोयुन को अपनी लाइफ चॉइसेस पर डाउट करने पर मजबूर कर देता है कि क्या उसने सही फैसला लिया। उधर हमारा मैन क्लाउड 9 पर होता है जब वो अपना बैंक बैलेंस देखता है, जो एक ही दिन में 9,50,001 पहुंच गया होता है। हॉलिंग और प्रोसेसिंग खुद करने का फायदा मिला और उसे लगता है कि सब वर्थ था। हालांकि इसमें उसका काफी टाइम चला गया और वो कल लेसन भी पूरा नहीं कर पाया। हमारा मैन डिसाइड करता है कि वो मैनुअल से पूछेगा कि क्या वो इस काम में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी है और उसे टच में रहना अच्छा लगेगा। उसे लगता है कि एक दिन उसका दोस्त अपनी हॉलिंग कंपनी भी स्टार्ट कर सकता है। मौका मिलते ही उसे कॉल करने का सोचते हुए सियोजन ये सोचता है कि अब जब उसके पास कैश है तो उसे क्या करना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करते हुए वो सोचता है कि पैसे सेव करे या कहीं बेहतर यूज करे। रैड करना और पैसे कमाना ओपुट माना अच्छा है, लेकिन उसे डिसअपॉइंटमेंट होती है कि कोर्स प्रोग्रेस रेट वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। उसे लगता है कि जरूर कोई तेज तरीका होगा स्ट्रॉन्ग बनने का, मंकी किंग जितना स्ट्रॉन्ग। अचानक उसे रियलाइज होता है कि पहले उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने उस कोर्स की बस एक झलक देखी थी, और अब जब उसके पास पैसे हैं वो बिना सोचे उसे खरीदने का फैसला करता है। परचेस पर क्लिक करते ही कोर्स की फीस सामने आती है 27 बिलियन। ये देखकर बीच सड़क पर ही उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। थोड़ी देर सल्क करने के बाद वो डिसाइड करता है कि उस कोर्स की चिंता बाद में करेगा और गियर देखने लगता है। खुद से बड़बड़ाते हुए वो सोचता है कि जब कोर्सेज पॉसिबल नहीं है तो कम से कम प्रॉपर गियर तो होना चाहिए। ट्रांसेंडेंट मार्केट प्लेस खोलते ही पता चलता है कि यहाँ ट्रेनिंग गियर सक्सेसफुल ग्रेजुएट्स बनाते और बेचते हैं। हमारा मैन तब ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है जब उसे दिखता है कि यहाँ सिर्फ एलिक्सर्स, शील्ड ऑफ एजेस और स्पीयर ऑफ लॉन्गस हैं, और ये सब मिथिकल आइटम्स हैं। भले ही ये रिप्लिक्स हों, फिर भी मिथिकल आइटम्स हैं, वो भी ट्रेनिंग के लिए। सियोजिन एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उसे भी पता चल जाता है कि ये नॉर्मल आइटम्स नहीं है। वो समझ जाता है कि अगर ये ग्रेजुएट्स हैं तो ये ट्रांसेंडेंट्स होंगे, और अगर ये कैजुअली मिथ से बने ट्रांसेंडेंट आइटम्स बेच रहे हैं तो वो डिसाइड करता है कि जो चाहिए वो उठा ले। वो स्पीयर ऑफ लॉन्गस चुनता है और परचेस पर क्लिक करता है, जहां कार्मा के हिसाब से प्राइस कैलकुलेट होती है। बाद में सियोजुन अग्रेसिव पुशअप्स करता हुआ मिलता है। जब एसियोयुन उससे पूछती है कि क्या हुआ, वो गिनती जारी रखते हुए मान लेता है कि प्राइस हाई होगी। रेप्लिका होने के बावजूद ये प्राइसलेस है। उसे पता था कि ये एक्सपेंसिव होगा, लेकिन 100 मिलियन का होगा
ये उसने नहीं सोचा था। उसे अच्छी तरह पता है कि वो कभी इतना पैसा नहीं कमा पाएगा। हमारा अवेकन रियलाइज करके उदास हो जाता है कि आखिर में सब कुछ पैसे पर ही आकर रुकता है। वो स्पीयर के लिए भी 100 मिलियन अफोर्ड नहीं कर सकता। वो सोचता है कि मंकी किंग वाले कोर्स के लिए 27 बिलियन वो कभी कैसे जुटाएगा और स्लंप हो जाता है। SEO उसे बुलाती है, पूछती है कि क्या वो ठीक है और अकादमी टूर्नामेंट के बारे में बताती है। SEO जान ने टूर्नामेंट का नाम सुना है लेकिन डिटेल्स नहीं जानता। उसे बताया जाता है कि ये हंटर माइस का टूर्नामेंट है जहां अनगिनत हंटर मीस compete करते हैं ये देखने के लिए कि वो कहां स्टैंड करते हैं। बी रैंक हंटर उसे कुछ पेपर्स देती है और कहती है कि अस्ते रैंकिंग सिस्टम की तरह समझ सकता है। वो बताती है कि ऐसी बहुत कॉम्पिटिशन्स होती हैं और एकेडमी टूर्नामेंट्स यूजुअली डिवीजन 4 में आते हैं। अगर सियोजिन टूर्नामेंट में अच्छा करता है तो उसे हायर डिविजन्स में जाने का मौका मिलता है और एकेडमी की प्रोफाइल और ऑफिशियल रिकॉग्निशन बढ़ती है। एकेडमीज अपने बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स को आगे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हमारा मैन सोचता है कि क्या वो ये सब इसलिए कह रही है ताकि वो ड्रीम एकेडमी को रिप्रेजेंट करे। वो हाँ में जवाब देती है। सियोजन कैलकुलेट करता है कि अगर वो एकेडमी टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है तो उसके कोर्स प्रोग्रेस शायद स्काई रॉकेट कर जाए। उसे ये एक्सपीरियंस ग्राइंड करने का एक और तरीका लगता है, इसलिए वो एग्री कर जाता है। जब वो SEO को सरप्राइज देखता है तो उसे याद दिलाता है कि ये डील का हिस्सा था। वो उसे पूछता है कि टूर्नामेंट्स कैसे होते हैं। SEO बताती है कि एग्जैक्ट डिटेल्स पहले रिवील नहीं की जाती, लेकिन स्कोरिंग डंजन रेड्स और कॉम्पिटिटर्स के बीच सिंगल कॉम्बैट का मिक्स होती है। ये सोचते हुए उसे रियलाइज होता है कि उसने अब तक सिर्फ एक मैंटिकोर और कुछ कोबॉल्ट से ही फाइट की है। उसने कभी किसी दूसरे स्टूडेंट से मुकाबला नहीं किया, लेकिन अगर वो compete करने वाला है तो वो सही तरीके से करना चाहता है। वो सोचता है कि स्पारिंग पार्टनर कहाँ मिलेगा। तभी वो पीछे देखता है और पार्क्सन को देखकर उससे स्पार करने को कहता है। आखिरकार वो स्पार के लिए अग्री कर जाती है। हमारे मैन को ये अच्छा मौका लगता है क्योंकि SEO यून एक B क्लास हंटर है और ऊपर से वो फेमस सोर्ड स्टार के अंडर ट्रेन्ड है। हमारा मैन नहीं जानता कि वो कहाँ स्टैंड करता है, लेकिन वो जानना चाहता है कि वो असल में कितनी स्ट्रॉन्ग है। SEO उससे पूछती है कि क्या वो श्योर है, ये याद दिलाते हुए कि वो B क्लास हंटर है। SEO जान उससे कहता है कि वो उस पर इजी जाए। वो डिसाइड करती है कि वो होल्ड बैक करेगी। हमारा मैन उसकी तरफ रश करता है। B क्लास हंटर को जैसा लगा था उसके मूव्स बहुत ओबवियस हैं। वो फास्ट है लेकिन उसका फुटवर्क क्लॉसी है और वो हर अटैक को आंखों से टेलीग्राफ कर देता है। कोबाल्ट डंजान में उसने जो देखा था वो इम्प्रेसिव था, लेकिन उसके हिसाब से स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इन अटैक्स से क्या करना चाहता है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब इसे यहीं खत्म किया जाए। वो काउंटर अटैक करती है, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह होती है कि हमारा अवेकेंड एक मैजिक स्ट्राइक ब्लॉक कर लेता है, जबकि उसका वेपन तो हाथ से उड़ जाना चाहिए था। उसकी स्वॉर्ड अब तक उसकी गर्दन पर होनी चाहिए थी और यहीं सब खत्म हो जाना चाहिए था। हमारा मैन भारी सांस लेता है और कहता है कि अब होल्ड बैक न करने का टाइम आ गया है। SEO यून कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि उसे फील होता है कि SEO यून के अटैक पहले से ज्यादा फास्ट और शार्प हो गए हैं, वो जैसे बिल्कुल अलग फाइटर बन गया हो। उसी वक्त कोर्स उसके दिमाग में रिकॉल होता है जो उसे गाइड करता है कि अटैक्स को ऑब्वियस बनाओ और बीच में फेक आउट्स मिक्स करो। ये बताता है कि ऑब्वियस बनाने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि सामने वाले को उसकी आधी दिमागी ताकत यूज करवाकर हराना होता है। हमारा बंदा जानबूझकर एक ऑब्वियस अटैक करता है ताकि सामने से ऑब्वियस डिफेंस आए, फिर रिकॉयल का यूज करके नेक्स्ट अटैक जोड़ देता है। ये SEO यून को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है और उसे मौका मिल जाता है फाइनल ब्लो देने का। B रैंक हंटर शॉक में चली जाती है ये देखकर और बिना सोचे फुल फोर्स से खुद को डिफेंड करती है। वो सोचती है ये आखिर था क्या, फिर पैनिक हो जाती है जब वो हमारे मैन को दीवार से टकराकर खून उगलते देखती है। SEO यून उसे अश्योर करता है कि वो ठीक है और हंस पड़ता है जब उसे रियलाइज होता है कि वो हार गया है। सेओ खुद से सोचती है कि क्या उसे सच में लगा था कि वो B क्लास प्रो और एक स्टूडेंट के बीच की फाइट जीत चिटोचाएगा। हमारा मैन मान लेता है कि प्रोस होते हैं किसी वजह से। उसके लिए ये मॉन्स्टर्स से लड़ने जैसा बिल्कुल नहीं था। वो फील करता है कि उसे अभी बहुत आगे जाना है। तभी उसे नोटिफिकेशन मिलती है कि कोर्स प्रोग्रेस बढ़ गया है, ठीक वैसा जैसा उसने सोचा था। इससे उसे समझ आता है कि असली बात एक्सपीरियंस गेन करने की है। वो सोचता है कि टूर्नामेंट तक उनके पास फ्री टाइम है या नहीं और SEOUN से पूछता है कि क्या वो डंजियन रैड्स के बीच स्पैरिंग जारी रख सकते हैं।
उसे लगता है कि उसके साथ स्पार करना उसके लिए बहुत हेल्पफुल था। एसईओ यून सोचती है कि वो उसे ऑलमोस्ट सीरियसली हर्ट कर बैठी थी, फिर भी वो और चाहता है। वो वियर्ड है, लेकिन अब उसे पता है कि वो सीखने के लिए ईगर है, तो उसे ठीक लगता है। और ऊपर से उसने प्रॉमिस भी किया था कि वो पूरी मदद करेगी। इसीलिए एसईओ यून अग्री कर जाती है और अनाउंस करती है कि अगर वो जीतता है तो प्राइज मनी भी पूरी की पूरी उसकी होगी। एसईओ यून ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। जब वो बताती है कि प्राइज मनी करीब 100 मिलियन है तो हमारा मैन उछल पड़ता है। अचानक उसके अंदर एक फियर्स स्पिरिट आ जाती है। वो पूरी हाइप में पूछता है कि क्या उनके पास वेट्स हैं या वो सीधे ये कंक्रीट ही उखाड़ दे। सैन अपनी एकेडमी को टूटता हुआ देखकर ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है, जबकि हमारा मैन कंक्रीट का टुकड़ा उठाकर वर्कआउट शुरू कर देता है। बी रैंक हंटर सोचती है कि ये क्या कर रहा है। वो उसे अश्योर करता है कि सब ठीक है और उसे थैंक्स कहता है। 2 हफ्ते बाद टूर्नामेंट का दिन आ जाता है, जहां काफी क्राउड जमा होता है। एक लड़का अरीना में पहुंचता है और क्राउड को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ये उसकी उम्मीद से कहीं बड़ा होता है। वो खुद से बड़बड़ाता है कि अवेकेंड वैसे तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन हंटर्स को आपस में लड़ते देखना अब भी रेयर है। आहा है। वो अंदाजा लगाता है कि यहाँ गिल्ड्स, मर्सिनरीज और गवर्नमेंट एजेंसीज के स्काउट्स भी होंगे। लोग उसे जज करते हैं और उसके कैरेक्टर को क्लासिक एक्सपोजिशन टाइप मानते हैं। सोचते हैं कि क्या ये बस खड़ा होकर मोनोलॉग ही करेगा। लड़का डायरेक्शंस पूछते हुए कंटेस्टेंट रूम तक पहुंचता है और वहां इतनी भीड़ देखकर इंटिमिडेटेड फील करता है। वो सोचता है कि क्या उसे इन सब के बीच से चलकर जाना पड़ेगा। वो बाकी कंटेस्टेंट्स के वेपन्स देखता है, सब फैंसी होते हैं, उनके बॉडीज बड़ी और कॉन्फिडेंट। वो सबको ऑब्जर्व कर ही रहा होता है कि उसकी नजर किम सियोजिन पर पड़ती है, जिसके पास एक डिंकी सा वेपन है, जैकेट को स्ट्रैप की तरह यूज कर रहा है और फोन में घुसा हुआ है। लड़का बाकी कंटेस्टेंट्स को गॉसिप करते सुनता है, जो हमारे मैन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये स्क्रैप कौन है और किस एकेडमी से आया है। उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ डिसीजंस पर पछता रहा होगा। हमारा अवेकेंड सोचता है कि कम से कम ये लोग धीरे बोल सकते थे। फिर भी वो अपने लेसन्स पर फोकस करता है। कंटेस्टेंट्स उसे ब्लैंक स्क्रीन देखते हुए मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उस लड़के को हमारा मैन बिल्कुल अपने जैसा लगता है। वही फीलिंग जब आप नए स्कूल में होते हो और बस फोन देखने का नाटक करते हो ताकि कुछ तो करने को हो। वो दर्द वो लड़का जाता जानता है और मान लेता है कि सियोजुन भी उसकी तरह अकेला है। वो किनशिप फील करके हमारे मैन के पास आता है और खुद को मिंगी ली बताता है। मिंगी ली एक 19 साल का। सियोजुन भी अपना इंट्रो देता है और सोचता है कि मिंगी शायद हाई स्कूलर होगा, क्योंकि वो यंग दिखता है। मिंगी उसके पास बैठ जाता है और डियोचिल जंग की तरफ इशारा करता है, जो क्वेल एकेडमी का राइजिंग स्टार है। टिपिकल पावर क्लास। एक्स उसका मेन वेपन है और वो चौलमन से बहस कर रहा है। हाइपर फोकस्ड मिंगी आगे चैलमन ली की तरफ बढ़ता है, मिंट एकेडमी से, जिसका ट्विन डैगर फाइटिंग स्टाइल यूनिक है। सियोजिन आंखें सिकोड़ता है, क्योंकि उसने ये सब पूछा नहीं था, और रियलाइज करता है कि सामने वाला एक्सपोजिशन कैरेक्टर है। हमारा मैन मान लेता है कि उसे इन सब के बारे में काफी नॉलेज है। ली बताता है कि वो काफी रिसर्च करता है। जब दकियल और चालेमन बहस में लगे होते हैं, तब रेवेनेंट एकेडमी का जून हुआन ली उन्हें चुप करा देता है। कहता है कि उनकी बकबक इरिटेटिंग है। सब एकदम शांत हो जाते हैं। पता चलता है कि जून हुआन अपनी एकेडमी का नंबर 1 है और इस टूर्नामेंट का भी वही विनर है। भले ही वो कम्पीट नहीं करने वाला था, क्योंकि ये उसके लेवल से नीचे था, लेकिन मिंगी समझ जाता है कि कुछ हुआ होगा। वो सियोजन से पूछता है कि क्या उसने सोर्ड स्टार के बारे में सुना है, और बताता है कि रूमर है कि उसकी ग्रैंड डॉटर ने उसे रिक्रूट करने की कोशिश की थी। हमारा मैन ये सुनकर हिल जाता है। मिंगी आगे बताता है कि जून हुआन ने उसे मना कर दिया था, सोर्ड स्टार की ग्रैंड डॉटर को। ये सुनकर हमारा मैन आसानी से इमेजिन कर लेता है। उधर जून हुआन फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो इन लो लाइव्स के साथ फंसा हुआ है और गुस्से में कूड़ेदान को लात मार देता है। अगर उसके अंकल की रिक्वेस्ट ना होती कि उसे ऊपर भेजा जाए, तो वो यहाँ होता ही नहीं। वो सोचता है कि इस ट्रैश हीप के टॉप पर होने का क्या मतलब है, जब जीतने पर भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसे पता होता कि ये ऐसा निकलेगा, तो वो एसईओ यून का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता। एक बेकार एकेडमी ही सही, कम से कम वो सोर्ड स्टार की ग्रैंड डॉटर तो थी। वो मानता है कि वो उससे कुछ फायदा निकाल सकता था, और जब वो यूजलेस हो जाती तो छोड़ देता। अचानक वो देखता है कि किम सियोजिन उसे घूर रहा है।
वो इरिटेट होकर सोचता है कि ये स्क्रब उसे क्यों देख रहा है। मिंगी हमारे मैन को बताता है कि जून हुआन उनकी तरफ देख रहा है। हमारा मैन सोचता है कि अगर ये आदमी SEO यून के रिक्रूट करने लायक था तो इससे फाइट करके उसका कोर्स प्रोग्रेस कितना बढ़ेगा। अनाउंसमेंट होती है कि फर्स्ट राउंड जल्द शुरू होगा और सभी कंटेस्टेंट्स को रेडी होने को कहा जाता है। SEO जून ने पिछले 2 हफ्तों में कायरन्स और शियांग्स कोर्सेज को 30% तक पहुंचाने की कोशिश की थी। ये उसे इंस्टेंटली स्ट्रांग नहीं बनाता, लेकिन हर कदम पर फर्क फील होता है। बाकी लोग उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, लेकिन वो गैप क्लोज कर चुका है। उसे कॉन्फिडेंस है कि वो किसी भी मॉन्स्टर और किसी भी ओपोनेंट को ले सकता है। फर्स्ट राउंड रिवील होता है कि ये डंजन मेज है और हमारा मैन की सारी एंथुजियाज्म वहीं उड़ जाती है। टूर्नामेंट का राउंड 1 शुरू होता है और क्राउड पूरी तरह हाइप्ड होती है। एक आदमी SEO यून से टकरा जाता है जो कैप पहनकर डिस्गाइज में होती है, फिर भी उसे फेमिलियर लगती है। बताया जाता है कि फर्स्ट राउंड डंजन मेज है जहां दूसरे प्लेयर्स पर अटैक करना मना है और गोल सिर्फ बाहर निकलना है। ये बेसिकली नेविगेशन स्किल टेस्ट है। ऑडियंस मानती है कि ये इतना सिंपल नहीं है, इवन ऑफिशियल लीग के बाहर भी। मॉन्स्टर्स को हराने से हिंट्स या आइटम्स गिर सकते हैं जो एस्केप में हेल्प करें, यानी ये क्लासिक डंजन रीडिंग स्किल्स का टेस्ट है। सब कंटेस्टेंट्स काफी हाई लेवल दिखते हैं, लेकिन जुनहुआन को देखकर सबका दिमाग उड़ जाता है। एक आदमी कहता है कि वो स्टूडेंट नहीं, बिल्कुल अलग लेवल पर है। दूसरा कहता है कि उसे नहीं पता वो कौन है। सबको पूरा यकीन है कि जुनहुआन ही पूरा टूर्नामेंट जीतेगा। सोचती रहती है कि वो यहाँ क्यों है। तभी वो आदमी मुड़ता है और वो जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और हाथों से ढक लेती है। उसे पता है कि अगर उसे पहचान लिया गया तो वो शांति से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। वो उम्मीद करती है कि सियोजिन ठीक हो, जबकि वो दीवार को स्पीयर से जैब कर रहा होता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो दीवारों के आर पार नहीं जा सकता। हमारा मैन अंदाजा लगाता है कि मेज सॉल्व करने के अलावा और कुछ किया नहीं जा सकता और चलते हुए दीवार पर अपना हाथ स्लाइडिंग करता है। अगर उसे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वो थीसिस वाला लेसन ढूंढता, क्योंकि उसे यकीन है कि मेज सॉल्व करने के टिप्स जरूर रहे होंगे। थीसियस वो मिथोलॉजिकल हीरो जिसने मिनोटोर को मारा था और लेबिरिंथ से बाहर निकला था। चलते चलते वो रोड के फोक पर पहुंचता है और उसे याद आता है कि सब कहते हैं कि अगर मेज में एक हाथ दीवार पर रखकर चलते रहो तो इवेंचुअली एग्जिट मिल जाता है। सियोजिन लेफ्ट जाने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा फील आता है जो उसे दूसरी तरफ जाने को कहता है। हमारा अवेकेंड सोचता है कि क्या यही वो सिक्स्थ सेंस है जिसका कायरोन ने जिक्र किया था, इंस्टिंक्ट। वो नर्वस होकर उस डायरेक्शन में कदम रखता है, उम्मीद करता है कि इंस्टिंक्ट जानता होगा वो क्या कर रहा है। उसे ये सब अजीब लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान टूटता है जब अनाउंसमेंट होती है कि स्कार अकेडमी का सोमन चो एलिमिनेट हो गया है। हमारा मैन सोचता है कि उसने अभी तक किसी मॉन्स्टर से फाइट क्यों नहीं की, जबकि अनाउंसमेंट्स के हिसाब से सब मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं। अचानक उसे रियलाइजेशन होती है कि क्या इंस्टिंक्ट उसे मॉन्स्टर्स से भी बचा रहा है। वो सोचता है कि अगर उसे मेटामॉर्फोसिस में 100% प्रोग्रेस मिल जाए तो क्या वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाएगा या दुश्मन के मूव करने से पहले ही उसे देख पाएगा। सिर्फ ये सोचकर ही सियोजान एक्साइटेड फील करता है। तब मैंगिली उसे आवाज देता है और वार्न करता है कि केयरफुल रहे, क्योंकि मॉन्स्टर्स कहीं भी हो सकते हैं। मैगी को देखकर हमारे मैन की सारी एक्साइटमेंट गायब हो जाती है। वो सोचता है कि ये यहाँ कहाँ से आ गया। मिंगी कहता है कि वो इतने कॉन्फिडेंस से मूव कर रहा है और उसे डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं जानता जो उसे नहीं पता। हमारा अवेकेंड बताता है कि वो बस इंस्टिंक्ट के भरोसे चल रहा है। ये सुनकर एवरेज हंटर हैरान हो जाता है कि ये बिना किसी प्लान के घूम रहा है। उसे पता है कि ये डेंजरस है, इसीलिए वो कहता है कि उसके पास एक अच्छा मेथड है और दिखाता है कि अगर दीवार पर हाथ रखकर चलते रहो तो किसी भी मेज से बाहर निकल सकते हो। SEO जोन, जिसे ये पहले से पता है, आर्ग्यू करता है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा और कहता है कि वो अपना ही तरीका अपनाएगा। मिंगी उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि वो खो जाएगा। किम इशारा करता है कि उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है और पूछता है कि वो वैसे भी उसे फॉलो क्यों कर रहा है। नॉर्मल हंटर बताता है कि उसे लगता है वो दोनों सेम हैं, क्योंकि वो भी अकेला है और उसने उसे भी अकेला देखा था। एसियोजन को रियलाइजेशन होती है कि वो पहले उसके पास क्यों आया था। उधर मिंगी को लगता है कि वीक लोगों का साथ रहना ही समझदारी है। हमारा मैन ये सुनकर शॉक्ड होता है कि उसे वीक कहा जा रहा है और अंदाजा लगाता है कि शायद वो दिखने में कुछ खास नहीं लगता। ली उसे कुछ दिखाने का फैसला करता है जो उसे हार्ड टाइम्स में मोटिवेट करता है। वो उसकी क्यूट सी सिस्टर की फोटो होती है। हमारा अवेकेंड उससे एग्री करता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लिंगी सा लड़का उसके पैर पकड़ लेता है और साथ चलने को कहता है।
मना करने के बाद भी किम देखता है कि वो बहुत परसिस्टेंट है और सोचता है कि उसकी उम्र में इवन अवेकेंड होकर भी डर लगता होगा। मिंगी उसे वार्न करता है कि ये डेंजरस है। हमारा मैन खुद के अंदर लड़ रहा होता है कि उसे साथ ले या नहीं, तभी वो उससे पूछता है कि वो अकेला क्यों है जब उसकी सिस्टर और फैमिली है। ली बताता है कि उसकी फैमिली मर चुकी है और अब बस वो और उसकी सिस्टर बचे हैं। ये सुनकर हमारे मैन को अपना यंगर सेल्फ याद आ जाता है और वो चुप हो जाता है। एवरेज हंटर रिग्रेट करता है कि उसने ये बात शेयर की, सोचता है कि शायद उसने उसे अनकंफर्टेबल कर दिया। वो किम को एश्योर करता है कि वो ठीक हैं और ये बहुत पुरानी बात है। सियोजन मान लेता है कि वो सही कह रहा है, वो दोनों सेम हैं। वो डिक्लेयर करता है कि वो अभी के लिए साथ रहेंगे, लेकिन प्राइज मनी उसका होगा। इस राउंड के बाद वो अलग अलग रास्तों पर चले जाएंगे। मिंगी सवाल पर सवाल करता रहता है डाउटफुल होकर, जबकि हमारा मैन उसे याद दिलाता है कि उसका काम है बस पेस बनाए रखना। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो डेड एंड लगती है। एवरेज हंटर जैसे ही वहां पहुंचता है, सियोजन दीवार पर हाथ फिराता है और उसे पुश करता है और सामने चीयर्स गूंज उठते हैं। अनाउंस होता है कि पहला कॉन्टेस्टेंट मेज़ से बाहर निकल चुका है और नया रिकॉर्ड बन गया है। ऑडियंस डिसबिलीफ में है कि ये कौन है। एसईओ युन देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि एसईओ जुन है, जो बिना किसी मॉन्स्टर से निपटे कैजुअली बाहर निकल आता है। मिंग आई को कुछ समझ नहीं आता। वो सेयो जुन से टकरा गया था। उन्होंने थोड़ी देर साथ काम करने का फैसला किया था और फिर राउंड 1 के रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं। हमारा अवेकेंड फर्स्ट रैंक पर होता है, मिंगी सेकंड, जून हुआन थर्ड और बाकी उसके बाद। लोग केओस में आ जाते हैं ये देखकर कि फर्स्ट प्लेस ने मेज सिर्फ 27 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। लोग बुदबुदाते हैं कि क्या ये पॉसिबल भी है और ये किस एकेडमी से है। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि जून हुआन ली, जो फर्स्ट का पक्का दावेदार था, सेकंड में भी नहीं आया। जून हुआन सियोजन के पास आता है और उसके ऊपर खड़ा होकर उसे घूरता है। हमारा मैन रेड हेयर्ड लड़के को पहचान लेता है और सोचता है कि ये उससे क्या चाहता है और ऐसा लुक क्यों दे रहा है। किम कुछ बोल नहीं वाला होता है कि जून हुआन उसे काटते हुए कह देता है कि वो बस लकी था। लोग हंसते हैं और सियोजन का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं काश उन्हें भी ऐसी लक मिलती। हमारा मैन लोगों की बातों को इग्नोर करके अपने लेसन्स पर लौट जाता है। बाद में अनाउंस होता है कि किम का मुकाबला क्वेल एकेडमी के एस जायंट डिओकियल जंग से है। डिओकियल कहता है कि फैंसी टेक्निक्स के सामने वो ब्रिक वॉल बनकर खड़ा रहेगा। उसे लगता है कि सामने वाला बस लकी था और अब उसकी लक खत्म हो गई है। मैच शुरू होता है। फाइट अनाउंस होते ही डायोकियल उछलकर सियोजून की तरफ आता है और कहता है कि वो उसे दिखाएगा कि उसकी लक कहाँ डालनी है। किम उसे स्मार्क के साथ देखता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वेटिंग रूम में मिंगी सोचता है कि क्या उसका दोस्त ठीक रहेगा, लेकिन ओपोनेंट को देखकर उसे लगता है कि उसे खुद चिंता करनी चाहिए। उसका ओपोनेंट जून हुआन निकलता है। ये देखते ही उसका शरीर कांपने लगता है। उसे याद आता है कि उसने अभी तक फाइट नहीं की और वो सोच रहा था कि हार मान ले या पूरी ताकत से लड़े। उसे समझ नहीं आता क्या होगा। ली मुट्ठियां भींच लेता है जब उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ जून हुआन ही नहीं बल्कि डियो और चाओलमन भी हैं और सब फेमस अकादमियों से हैं। उसे लगता है कि उनके जैसे लोगों के सामने उसका कोई चांस नहीं। वो सोचता है कि क्या अब फॉरफिट करने में देर हो चुकी है। तभी वो कुछ अनबिलीवेबल देखता है। अनाउंस होता है कि टूर्नामेंट शुरू होते ही उन्हें विनर मिल गया है। विनर है किम सियोजन ड्रीम एकेडमी से। वेटिंग रूम में जून हुआन और मिंगी दिखते हैं। मिंगी सीट पर हिलता है और उछलकर कहता है कि वो रेडी है। रेड हेयर्ड लड़का गुस्से में दांत पीसता है। ब्लैक फ्लैश में रेफरी आता है और सेकेंड राउंड के डिटेल्स अनाउंस करता है। बताया जाता है कि ये 1-on-1 टूर्नामेंट हुई थी। क्योंकि ये डिवीजन 4 कंपटीशन है, इसलिए मैजिक वेपन्स अलाउड नहीं है, लेकिन मैजिक स्ट्रेंथ बूस्ट अलाउड हैं। रेफरीज को अधिकार है कि अगर कोई कॉम्पिटिटर आगे फाइट ना कर सके तो वो मैच रोक सकते हैं। सियोजन कैलकुलेट करता है कि 32 लोग राउंड 1 से पास हुए हैं, यानी 16 मैचेस होंगे। वो सोच ही रहा होता है कि ब्रैकेट्स कैसे बनेंगे, तभी एक प्लेयर रेफरी को बुलाकर फॉरफिट कर देता है। वो स्टन्ड रह जाता है। उधर सियो युन राहत की सांस लेती है क्योंकि वो अर्लियर हमारे मैन को बुलाते हुए ऑलमोस्ट पहचान ली गई थी। वो इतनी शॉक्ड थी कि खुद को संभाल ही नहीं पाई थी, क्योंकि किसने सोचा था कि वो फर्स्ट आएगा। इसलिए बी रैंक हंटर डिसाइड करती है कि अब सब सेटल होने के बाद वो वापस चली जाएगी। वो बेटिंग विंडो के पास कन्वर्सेशन सुन लेती है जहां लोग बोल रहे होते हैं कि 32 लोग राउंड 2 में पहुंचे थे तो फिर सीधे सेमीफाइनल्स कैसे आ गए। रिवील होता है कि बाकी सबने फॉरफिट कर दिया है। एक गंजा आदमी कहता है कि कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि जान हुआन ली ही जीतेगा और सोचता है कि कौन इतना बेवकूफ होगा जो किसी और पर बेट लगाएगा। तभी एक आदमी सूटकेस लेकर आता है और अनाउंस करता है कि वो किमोजन पर 1 बिलियन की बेट लगाएगा। वहां मौजूद सब लोग शॉक में रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये आदमी सीरियस है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा मैन बस लकी था और वो ड्रीम एकेडमी नाम के किसी नोबडी स्कूल से है। सियोन उस आदमी को देखती है और सोचती है कि ये आखिर है कौन। दूसरी तरफ वेटिंग रूम में प्लेयर्स फॉरफिट कर रहे होते हैं और मिंगी धीरे से बताता है कि डिवीजन 4 में ये काफी कॉमन है क्योंकि बिग एकेडमीज के स्टूडेंट्स हमेशा डोमिनेट करते हैं। यहाँ तक रूमर्स हैं कि जुन हुआन कभी होल्ड बैक नहीं करता, चाहे कंटेस्ट हो या नहीं। मिंगी को लगता है कि ये बस डिवीजन 4 टूर्नामेंट है और सीरियसली हर्ट होने लायक नहीं। यहाँ इतने स्ट्रांग लोग हैं कि बाकी लोग बस बिग एकेडमी की जीत के रास्ते में स्पीड बम्प बनेंगे, इसलिए फॉरफिट करना ही बेहतर ऑप्शन है। और इसी तरह आखिर में सिर्फ 5 लोग बचते हैं। पहला मैच सेओजून और डियोकिल के बीच होता है, दूसरा मैच जान हुआन और मिनगीली का होता है और चाओलमैन डिफॉल्ट से एडवांस कर जाता है। किम राउंड 1 में फर्स्ट आया था, इसलिए वो सोचता है कि अगर वो एक और मैच जीत गया तो क्या पूरा टूर्नामेंट लॉक हो जाएगा। तभी वो मिंगी को डर से कांपते हुए देखता है। जब वो रीजन पूछता है तो मिंगी उससे सवाल करता है कि मैचेस शुरू होने वाले हैं और वो नर्वस क्यों नहीं है, जबकि उसका ओपोनेंट जून हुआन है। सेओजन कह देता है कि उसने उससे अभी फाइट भी नहीं की और वो पहले से ही हार मानने की प्लानिंग कर रहा है। मिंगी कहता है कि उसका हारना ऑलमोस्ट तय है। हमारा मैन उसे कहता है कि फॉरफिट कर दे। मीडियोकर हंटर बताता है कि वो ऐसा भी नहीं कर सकता। तभी रेफरी आकर स्टेडियम में सियोजिन और तेयोकोल को फर्स्ट मैच के लिए बुलाता है। हमारा मैन खड़ा होता है और मिंगी को सलाह देता है कि या तो फॉरफिट कर दे या फिर पूरी ताकत लगा दे, क्या पता क्या हो जाए। ली उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि क्या उसे चिंता नहीं हो रही। किम बताता है कि वो बस ये सोच रहा है कि उसे इससे कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। होस्ट 63rd एकेडमी टूर्नामेंट के सेकंड राउंड का अनाउंसमेंट करता है और कंटेंडर्स को इंट्रोड्यूस करता है। नया डंजन मेज रिकॉर्ड होल्डर और मिस्टीरियस न्यू कमर किम सेयोजिन। हमारा मैन फील करता है कि ये लोग बात को कुछ ज्यादा ही हाइप कर रहे हैं। दोक्योल अग्रेसिव तरीके से सियोजन की तरफ लीप करता है और पावरफुल अटैक करता है, लेकिन हमारा मैन उसे आसानी से डॉज कर लेता है। होस्ट कहता है कि शायद ये सिर्फ लक नहीं था जो उसे यहाँ तक लाया। दियोकिल को समझ नहीं आता कि इस आदमी का क्या चक्कर है। हियुहत है, वो खुद को मार डालने की तरह कोशिश कर रहा है अटैक लैंड करने की और कुछ भी काम नहीं कर रहा। गुस्से में वो अपना मैजिक इन्फ्यूज्ड एक्स निकालता है और उसे चैलेंज करता है कि अब देखता है वो इसे डॉज कर पाता है या नहीं। उसकी हैरानी के लिए हमारा अवेकेंड स्पीयर से उसके एक्स को उड़ा देता है। दियोकोल कांप जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। होस्ट को लगता है कि अनबिलीवेबल हो गया है क्योंकि उन्हें पहले ही मैच का विनर मिल गया है। भारी भरकम लड़का डिसबिलीफ में होता है कि सियोजुन ने उसे ओवर पावर कर दिया और वो हार गया। विनर अनाउंस होता है किम सेयोजुन ड्रीम एकेडमी से। हमारा मैन कोर्स प्रोग्रेस देखकर डिसअपॉइंटेड हो जाता है और सोचता है कि क्या बस इतना ही मिला। उसके लिए इसका पूरा पॉइंट रैपिड कोर्स प्रोग्रेस था। इतने सारे फॉर फाइट्स की वजह से उसे सिर्फ 2 मैचेस मिलते हैं। फ्री पास के डेज घटते जा रहे हैं और उसे रियलाइज होता है कि उसके पास वेपन्स खरीदने और पास रिचार्ज करने के लिए इनफ पैसा नहीं होगा। अब उसके पास बस एक ही चॉइस बचती है, प्राइज मनी जीतना। मिंगी की एक्साइटेड आवाज उसका ध्यान तोड़ती है, जो उसकी स्ट्रेंथ से बहुत खुश होता है। सियोजन उसे बताता है कि उसने कभी कहा ही नहीं था कि वो वीक है। तब रेफरी आकर जून हुआन और मिंगी ली को सेकंड मैच के लिए आगे आने को कहता है। एरोगेंट लड़का चलते हुए मीडियोकर फेलो से टकरा जाता है। मिंगी किम को आवाज देता है और याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो दोनों सेम हैं। वो बताता है कि उसे शुरू से ही उसके बारे में कुछ अलग फील हुआ था, जैसे किनशिप, और उसे दियोको को हराते देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद जीत गया हो। वो मान लेता है कि जिंदगी में चीजें कभी उसके हिसाब से नहीं चलती। वो सियोजन जितना स्किल्ड या स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो ऐसा इंसान बनना चाहता है जिस पर उसकी छोटी बहन प्राउड फील कर सके। रेफरी उसे बुलाता है। किम उसे गुड लक कहता है और बोलता है कि फाइनल में मिलेंगे। स्टेडियम में मिंजी खुद को आश्योर करने की कोशिश करता है और डीप ब्रेथ्स लेता है। तभी जुनहुआन उसे चुप रहने को कहता है। उसे इस आदमी की हर चीज पैथेटिक लगती है और उससे भी ज्यादा ये कि वो इस जोक टूर्नामेंट का हिस्सा है। रेफरी मैच शुरू होने से पहले रूल्स दोबारा बताने लगता है। जुनहुआन ग्लेयर करता है और मीडियोकर हंटर डर से कांपता है।
रेड हेयर्ड लड़का एक नज़र में समझ जाता है कि वो बस शिकार है जो खाए जाने का इंतजार कर रहा है। एपेक्स प्रीडेटर के लिए ये ओवरकिल है। वो मानता है कि मिंगी को पता भी नहीं कि वो कितना लकी है कि उसे उसका सामना करने दिया गया। उसके हिसाब से उसे पहले ही विनर डिक्लेयर कर देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो खुद को इतना नीचे गिराए। एरोगेंट ब्रैट मिंगी को सोर्ड पोजीशन करते देख शौक में आ जाता है। वो सोचता है कि क्या उसे सच में लगता है कि उसके खिलाफ उसका कोई चांस है। वो रेफरी से पूछता है कि देरी क्यों हो रही है। रेफरी बताता है कि अनाउंसमेंट होने वाली है। होस्ट कंटेस्टेंट से पूछता है कि क्या वो रेडी हैं। मैच शुरू होते ही जून हुआन वाइल्ड प्रेडेटर की तरह मिंजी पर टूट पड़ता है। मिंगी किसी तरह उसके अटैक्स के साथ पेस बनाए रखने की कोशिश करता है। जून हुआन सोर्ड के बैक से उस पर जोरदार वार करता है और कहता है कि उसके जैसे इंसेक्ट्स को अपनी जगह पता होनी चाहिए। मिंगी घुटनों पर गिर जाता है और खून खांसता है। वो सोचता है कि क्या अब सब खत्म हो गया। उसे रियलाइजेशन होती है कि वो उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। जीत हार की बात तो दूर है, वो अपनी बहन के लिए कुछ बनना चाहता था, लेकिन वो इनफ नहीं है। फिर भी मिंगी वापस खड़ा होता है और डिसाइड करता है कि कम से कम एक हिट तो मारेगा ताकि खुद को प्रूव कर सके। आखिर में रेवेनेंट एकेडमी का जुन हुआन ली विनर होता है और इसमें कोई सरप्राइज नहीं। लोग उसके बारे में बातें करते हैं जबकि वो वहां ब्लैंक फेस के साथ खड़ा होता है और उसके गाल पर कट होता है। रेड हेयर्ड लड़का डिसबिलीफ में होता है कि एक लूजर उसे हिट कर पाया। वो लोगों को कहते सुनता है कि ऐसे लूजर के खिलाफ तो ये और आसान होना चाहिए था। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद ली इतना बड़ा डील नहीं है। जून हुआन को नीचा दिखाया जाना बर्दाश्त नहीं होता और वो फोरफिट करने का ऐलान करता है। ऐसा कहते हुए वो मिंगी पर फिर से अटैक करता है और चिल्लाता है कि इस गटर ट्रैश टूर्नामेंट और फेलियर्स की डिवीजन में होना ही इंसल्ट है। रेफरी उसे रोकने की कोशिश करता है और वॉर्न करता है कि मैच खत्म हो चुका है। अगर वो नहीं रुका तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जून हुआन कहता है कि वो पहले ही फोरफिट कर चुका है और पूछता है कि क्या सिर्फ उसे ही ये कॉकरोचेस हंटर्स का कॉस्प्ले डिस्गस्टिंग लगता है। वो मिंगी के सिर पर पैर रखता है और उसे कुचल देता है। तभी स्योजान सामने आ जाता है और स्पीयर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। हमारा मैन फाइनल तक वेट करने वाला था, लेकिन उसे लगा कि अब और नहीं रुक सकता क्योंकि जुनान को सबक सिखाना जरूरी है। सियोजान उसे मिंगी के सिर से पैर हटाने को कहता है, लेकिन वो और जोर से दबाता है और पूछता है कि अगर वो नहीं हटाना चाहे तो क्या करेगा। हमारा अवेकेंड स्पीयर फेंकता है जिससे वो तुरंत पीछे हट जाता है। सियोजान मिंगी को चेक करता है। ली उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें 2 पीस इन अ पॉड कहता है और फेक इमोशनल बनता है। किम कहता है कि उसकी जिंदगी में कुछ बहुत गलत हुआ होगा जो उसे लोगों पर पैर रखना ठीक लगता है। जून हुआन समझ जाता है कि वो उसे समझ ही नहीं सकता। वो साफ करता है कि वो इन दोनों जैसा नहीं है और यहाँ होना उसे इंसल्टिंग लगता है। हमारा मैन कहता है कि उन्हें यहाँ रहने का उतना ही हक है जितना उसे। एरोगेंट ब्रैट को ये बात बकवास लगती है कि सब बराबर हैं और जिंदगी फेयर है वगैरह। वो सार्कास्टिकली पूछता है कि क्या पूरी कोशिश करना काफी है, क्या वो इसके लिए मेडल चाहता है। ऑडियंस हैरान होती है कि ये सब क्या हो रहा है और रेफ्स इसे क्यों नहीं रोक रहे। उसी वक्त एक रेफ कहता है कि उन्हें रोकना चाहिए। दूसरा रेफ उसे बताता है कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि होल्ड बैक किया जाए। एसईओ यून स्योजान के लिए वरीड फील करती है। जून हुआन हंसता है और पूछता है कि क्या उसे सच में नहीं पता कि दुनिया कैसे काम करती है। वो कहता है कि अगर वो चल रहा है और किम उसके रास्ते में आ गया तो वो कुचल जाएगा। यही नेचुरल ऑर्डर है। उसके हिसाब से इंसेक्ट्स के साथ यही होता है। ये सब हमारे अवेकेंड को हिला देता है क्योंकि वो पहले खुद भी ऐसा ही सोचता था। पूरे 9 साल प्रो हंटर बनने की तैयारी में निकल गए। दीवार पर दीवार से टकराता रहा, ना पैसा ना कुछ। सियोजन ने चाहे जितनी मेहनत की हो, उसकी बेस्ट कोशिशें भी बस उसे डूबने से बचा पाई। उसके लिए इम्पॉसिबल ड्रीम्स से चिपके रहना सबसे ज्यादा पैथेटिक चीज थी। ना जाने कितनी बार उसने खुद से कहा कि अभी छोड़ दे, ये सोचते हुए कि क्या वो कभी कुछ बन भी पाएगा। वो खुद को धोखा दे रहा था क्योंकि रियलिटी का सामना करना डरावना होता है और फिर भी उसे ये सुनना पड़ा। सियोजन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जून वुआन उसके लिए अपनी जगह क्या समझता है और वो उस पर झपट पड़ता है। रेफ बीच में आने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। रेड हेयर्ड लड़का थकी हुई सांस छोड़ता है, सोचता है कि ये सच में अपना दिमाग खो चुका है। दोनों के बीच इंटेंस फाइट शुरू हो जाती है और किम को रियलाइज होता है कि वो सच में स्ट्रांग है।
अब उसे समझ आता है कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। टी-किल को हराने में उसे कभी डाउट नहीं था, लेकिन अब उसके मन में शक आ जाता है। हमारा अवेकेंड नेगेटिव थॉट्स को झटक देता है, ये जानते हुए कि वो ऐसा सोचकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इसलिए वो फ्लो के साथ जाने और इंस्टिंक्ट फॉलो करने का फैसला करता है। इसी वजह से सियो जुनजुनान को स्पीयर से हिट कर पाता है, जबकि रेफ उन्हें रोकने की कोशिश करता रहता है। एरोगेंट बास्टर्ड जानता है कि वही प्रेडेटर है। प्रेडेटर्स हर प्रे पर राज करते हैं, लेकिन जब वो सियोजिन की आंखों को अपने आर पार देखते हुए पाता है तो वो हंस देता है। वो सोचता है कि ये कमजोर इंसान प्रेडेटर जैसी आंखें कैसे रख सकता है। फिर वो मान लेता है कि कोई भी ऐसा लुक इमिटेट कर सकता है। हमारा मैन जून वान के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और ऐसा लगता है कि लड़ते लड़ते वो और बेहतर होता जा रहा है। रेड हेयर्ड लड़का सोचता है कि क्या वो इमेजिन कर रहा है या वो सच में बेहतर हो रहा है, जैसे शेर के बच्चे से लड़ना जो धीरे धीरे शेर बन रहा हो। ली के लिए आखिरी झटका ये होता है कि सियोजन ने उसे पीछे धकेल दिया। गुस्से में वो ऑरा सोर्ड निकाल लेता है। ऑरा सोर्ड देखते ही हमारे मैन को पता चल जाता है कि वो इसे रोक नहीं पाएगा, बिना मैजिक के तो बिल्कुल नहीं। रेफ्स सख्ती से जॉन ह्यूआन को रुकने की चेतावनी देते हैं और लोग उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सियोजान जानता है कि उसे पूरी ताकत से इसे डोडज करना होगा, भले ही उसका दिमाग उसे डोज करने को कह रहा हो, लेकिन वो करना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा करना उसके अब तक किए गए सब कुछ को फेंक देने जैसा होगा। उसी पल उसके दिमाग में शंग यूहोप्यू के शब्द गूंजते हैं। शंग ने कहा था कि उसके एक स्टूडेंट ने उससे पूछा था कि वो अकेले एनिमी कैंप में क्यों गया जब फाइट पहले से हारी हुई थी। वो सही था, सब खत्म हो चुका था और कोई रास्ता नहीं बचा था। वही पहला पल था जब उसने रियल डर महसूस किया था, ये जानते हुए कि वो हार जाएगा। फिर भी उसने फाइट की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे करनी थी। उसने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया था कि सब कुछ खो जाने पर भी पूरी ताकत से अटैक करो। उसने माना था कि इसी से माउंटेन्स हिलाने की ताकत आती है, इसके बिना वो हार जाएंगे। आखिर में उसने कहा था कि डिलूजनल फाइटिंग स्पिरिट ही जरूरी होती है, स्ट्रेंथ टू प्लक अ माउंटेन। सियोजिन को रियलाइज होता है कि शांग लड़ा, हारा, फिर लड़ा और इसी वजह से कॉन्करर बना। ली और किम पूरी ताकत से एक दूसरे पर झपटते हैं। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि स्टेडियम धूल से भर जाता है। सब स्टंडेड रह जाते हैं, सोचते हैं कि अभी हुआ क्या। जब धूल बैठती है तो थका हुआ सियोजिन दिखता है और उसके सामने बेहोश जुनहुआन जमीन पर गिरा होता है। स्टेडियम तालियों और चीयर्स से भर जाता है। ऑडियंस सियोजिन का नाम चिल्लाती है। एसईओ को यकीन नहीं होता कि वो क्या देख रही है। उसे 2 हफ्ते पहले की याद आती है जब हमारा मैन मैजिक सोर्ड का अटैक मुश्किल से संभाल पाया था और अब वो ऑरा सोर्ड झेल चुका है। वो हैरान रह जाती है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तभी उसकी नजर बेटिंग विंडो वाले आदमी पर पड़ती है जिसने सोजान पर बेट लगाया था। वो आदमी पूरी तरह कांप रहा होता है, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा। एसियोन सोचती है कि इसे क्या हो गया है और मान लेती है कि वो खुद भी सरप्राइज्ड है, लेकिन ये आदमी तो ऐसे हिल गया है जैसे उसकी कोई बुनियादी बिलीफ टूट गई हो। तभी उसे याद आता है कि इसने हमारे मैन पर जीत की बेट लगाई थी और जब वो दोबारा देखती है तो वो आदमी गायब होता है। बाद में किम थका हुआ पेवमेंट पर चलता दिखता है। वो आह भरता है, ये याद करते हुए कि उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। मैनेजर ने बताया था कि जून वन ली का बिहेवियर भी गलत था, लेकिन उसने फोरफिट कर दिया था। वहीं हमारा मैन रेफरी की कई वार्निंग्स इग्नोर करके मैच में कूद पड़ा था, जो रूल्स का पूरा वायोलेशन था। सेओजिन मान लेता है कि इसमें वो गलत नहीं कह रहे और उसे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन उसे क्यूरियोसिटी होती है कि जान हुआन का क्या होगा। मैनेजर बताता है कि वो भी पक्का डिस्क्वालीफाई होगा। ऑरा सोर्ड का यूज साफ डेडली इंटेंट दिखाता है। हो सकता है वो प्रोसिक्यूशन से बच जाए, लेकिन उसे प्रो हंटर एग्जाम से 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए की जगह। आखिर में कॉलमन ली डिफॉल्ट से विनर बनता है। मिंगी सेकंड आता है और डिओ कोल थर्ड। हमारा मैन नोट करता है कि कम से कम उसका कोर्स प्रोग्रेस बढ़ा, खासकर जून हुआन से फाइट करके। उसे ये बहुत बड़ा गेन लगता है। अब वो शांग के कोर्स में 50% से ऊपर पहुंच चुका है। एसियोजन सोचता है कि फाइट के दौरान जो स्ट्रेंथ सर्ज आया था, शायद वो हाफ वे पॉइंट क्रॉस करने की वजह से था। वो सोच में डूबा होता है कि क्या वो नया कोर्स शुरू कर सकता है। तभी कोई उसके कंधे पर टैप करता है। ये शॉन होती है, जो वरीड होती है कि वो ठीक है या हर्ट।
हमारा मैन लापरवाही से स्ट्रेच करता है और बताता है कि वो काफी टफ है। बी रैंक हंटर को राहत मिलती है। एसियोजान उससे माफी मांगता है कि वो जीत नहीं पाया क्योंकि उसने इंटरवीन कर दिया था, लेकिन वो उसे अश्योर करती है कि सब ठीक है और माफी की जरूरत नहीं। उल्टा वो पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो प्राइज मनी का बहुत इंतजार कर रहा था। उसी पल हमारे मैन को रियलाइजेशन होती है और वो टैंट्रम करने लगता है। लॉन्गिनस की स्पीयर और कोर्सेस रिन्यू करने की सोचकर उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। सेवन क्यूरियस होकर पूछती है कि वो पैसों से क्या करने वाला था। किम बताता है कि उसकी नजर एक वेपन पर थी। हमारा अवेकेंड खुद को संभाल लेता है और सोचता है कि ठीक है, भले ही वो डिसअपॉइंटेड है, लेकिन अगर उसने इंटरवीन नहीं किया होता तो उसे ज्यादा रिग्रेट होता। वो मानता है कि पैसे का कुछ न कुछ रास्ता निकल ही आएगा। तभी मिंगी आकर सियोजन को पुकारता है और पूछता है कि क्या वो जा रहा है। बी रैंक हंटर अपनी कैप नीचे कर लेती है ताकि पहचान छुपी रहे। मिंगी हिम्मत जुटाकर कहता है कि वो उम्मीद करता है कि एक दिन वो हमारे मैन जैसा बन सके। किम कुछ पल के लिए चुप रह जाता है, फिर कहता है कि वो टफ हो सकता है। इससे दोनों हैरान रह जाते हैं। सियोजुन जानता है कि मिंगी के पास आज के टाइम में प्रो हंटर बनने के लिए वो सब नहीं है जो चाहिए। वो मानता है कि मेहनत से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन रियलिटी अक्सर ड्रीम्स के रास्ते में आ जाती है। वो मिंगी से कहता है कि वो अभी यंग है और बहुत सी दूसरी चीजों में अच्छा बन सकता है। वो उसे डिस्करेज न होने के लिए कहता है। मिंगी मान लेता है कि वो सही है और साफ करता है कि उसका मूड खराब करने का इरादा नहीं था। वो बस टेंस माहौल देखकर बाय कहना चाहता था। वो सियोजन को सबके लिए थैंक्स कहता है और मुड़कर जाने लगता है। तभी हमारा मैन उसे बोलता है कि किसी की भी सलाह मत सुनना कि तुम क्या कर सकते हो या क्या नहीं, अपनी भी नहीं। वो उसे बताता है कि उसके पास स्किल की कमी है और ये फैक्ट है। लोग उसे कहते रहेंगे कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन किम उसे याद दिलाता है कि ये उसकी जिंदगी है, किसी और की नहीं। मिंगिस पलटता है और रोते हुए बिखर जाता है। उसके जाने के बाद सीओ यून मानती है कि हमारा मैन सरप्राइजेस से भरा है और लगता है उसने एक नया फैन बना लिया है। लेकिन हमारा अवेकेंड उसे याद दिलाता है कि उन्हें फैंस नहीं, तुरंत चाहिए। वो रिग्रेट करता है कि उसने मिंगी को ड्रीम एकेडमी के बारे में नहीं बताया। सियोन चमक उठती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसने भी कहा। वो सियोजन को उसकी परेशानी के लिए वेपन खरीदने का ऑफर देती है। सियोजन डिसबिलीफ में रह जाता है। वो कहती है कि इसे स्कॉलरशिप समझ ले। हमारा मैन अग्री कर जाता है और उसे वॉर्न करता है कि उसका टेस्ट महंगा है। उसी वक्त एक आदमी अंदर स्टॉम्पिंग करता हुआ आता है और पूछता है कि मास्टर अंदर हैं क्या। उसे बताया जाता है कि मेडिटेशन के दौरान डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, लेकिन वो आदमी कहता है कि बात अर्जेंट है और सबके रोकने के बावजूद अंदर घुस जाता है। मनोल, सोर्ड स्टार का एड, अंदर आता है और अपने मास्टर को अपनी प्रेजेंस का एहसास कराता है। मास्टर उसे याद दिलाता है कि उसने साफ कहा था कि उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाए और पूछता है कि क्या वो उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत करता है। मास्टर की ऑरा इतनी जबरदस्त होती है कि मंचील हिल भी नहीं पाता। जब वो बताता है कि बात एसईओ यून से जुड़ी है तो वो रिवील करता है कि उसने एकेडमी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और अभी भी डिटेल्स निकाली जा रही हैं, लेकिन ये साफ है कि उसका एक नया स्टूडेंट है। मानचल कहता है कि वो इसे संभाल सकता है, लेकिन मास्टर मना कर देता है और खुद उस स्टूडेंट को देखने का फैसला करता है। मास्टर निकलता है सोर्ड स्टार मिंचल पार्क। हम जून को देखते हैं जो अपना डेली असाइनमेंट ऑलमोस्ट खत्म कर चुका होता है। तभी SEOUN अंदर आती है। वो उसे घूरती है जबकि उसकी पीठ उसकी तरफ होती है। जब हमारा मैन घूमता है तो वो उसे देखकर कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके सिर के पीछे छेद जला रही हो। शॉन पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगा और बताती है कि वो नए वेपन को लेकर कितनी एक्साइटेड थी और वर्कशॉप में कितनी पिकी थी, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं लिया। हमारा मैन कहता है कि वो उसे परेशानी में नहीं डालना चाहता था, लेकिन बी रैंक हंटर के लिए ये बात पचाना मुश्किल होता है क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसा नहीं लगता। एसियोजन रियलाइज करता है कि वो उसे बहुत अच्छे से जानती है। असली वजह ये थी कि उसके दिमाग से ट्रांसेंडेंट वेपन्स निकल ही नहीं रहे थे। वो कारमा कैलकुलेशन को कोसता है जब उसे याद आता है कि उसने SEOUN से कैश मांगने का सोचा था और लॉन्गिनस की स्पीयर के लिए सेव करने का प्लान बनाया था, लेकिन उसकी प्राइस फिर बढ़ गई। ऐसा लगता है कि हर बार शॉर्टकट लेने पर कारमा कैलकुलेशन बदल जाती है। इधर SEOUN माफी मांगती है कि उसने उसके लिए कुछ करने की कोशिश की और डिक्लेयर करती है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। उसे उदास देखकर वो पूछती है कि वो किस तरह का मैजिक यूज कर रहा है। हमारा अवेकेंड कंफ्यूज्ड हो जाता है। SEOUN उसे बताती है कि मैजिक यूज करने के लिए मैजिक फॉर्म्स सीखने पड़ते हैं। डंजन रेड्स देखकर उसे साफ लगता है कि उसे तरीका आता है और टूर्नामेंट भी नोविस लेवल का नहीं था।
लेकिन वो कहती है कि उसने कभी उसके सामने मैजिक यूज नहीं किया। सियोजिन रियलाइज करता है कि उसने अभी तक कोई मैजिक सीखा ही नहीं। मैजिक फॉर्म्स असल में मैजिक यूज करने की टेक्निक्स होती हैं। हर किसी का अपना तरीका होता है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। हर हंटर एकेडमी अपनी पेटेंटेड मैजिक फॉर्म्स सिखाती है। हमारा मैन याद करता है कि फेमस एकेडमी जाने के लिए पैसे बचाने की एक वजह यही थी। वो एसईओ यून से पूछता है कि क्या वो यहाँ सोर्ड स्टार का मैजिक सिखाती है। वो ऑलमोस्ट तुरंत मना कर देती है और कहती है कि ये सख्त मना है। सियोजुन सोचता है कि अगर ऐसा होता तो यहाँ बाहर तक लाइन लगी होती। फिर भी बी रैंक हंटर उसे अपना बनाया हुआ मैजिक फॉर्म सिखाने का ऑफर देती है। हमारा मैन शॉक हो जाता है। एसईओ यून कहती है कि उसे हमेशा टीचिंग मेथड्स में इंटरेस्ट रहा है और पूछती है कि वो इतना हैरान क्यों है। किम हकलाता है और कहता है कि ये कूल है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि ये सोर्ड स्टार लेवल का नहीं होगा। फिर भी वो जानता है कि मैजिक फॉर्म्स हंटर्स के लिए जरूरी हैं। जून हुआन से लड़ने के बाद उसे साफ समझ आ गया था कि मैजिक ना जानना कितना बड़ा डिसएडवांटेज है। वो सोचता है कि क्या उसे अब मैजिक कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए और कैलकुलेट करता है कि वो लोड संभाल पाएगा या नहीं। सियोजन उसके चेहरे पर उलझन देखती है और सोचती है कि क्या ये इतना सरप्राइजिंग है कि उसके पास खुद के मेथड्स हैं। आखिर में उसे लगता है कि शायद उसे इंटरेस्ट नहीं है और वो उसे अकेला छोड़ने का फैसला करती है। एसियोजन उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। वो कहती है कि उसे बहुत काम है, लेकिन हमारा मैन उसे इतना जानता है कि समझ जाता है वो बिजी नहीं है और उसका मजाक उड़ाता है। बी रैंक हंटर चिढ़ जाती है और उसे कहती है कि उसे जाने के बाद बस लॉक कर देना। हमारा अवेकेंड उसे चिंता न करने को कहता है और उसके जाते ही ये सोचने लगता है कि उसे कौन सा कोर्स लेना चाहिए। उधर एसईओ यून एम्बैरेस्ड होकर एकेडमी से बाहर स्टॉम्प करती है क्योंकि असल में उसके पास करने को कुछ नहीं होता। सियोजुन आखिरकार इंस्ट्रक्टर मर्लिन का मैजिक वाला कोर्स चुनता है। मर्लिन बताता है कि दुनिया को कॉज और इफेक्ट के सख्त नियम चलाते हैं, लेकिन ऐसे तरीके मौजूद हैं जो इन रूल्स को मोड़ सकते हैं और वही मैजिक है। हमारा मैन सिर हिलाता है और समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सब कुछ उलझा हुआ लगता है। ये सिद्धार्था के कोर्स जितना ही कंफ्यूजिंग लगता है। जब मर्लिन समझाना बंद करता है और स्टूडेंट्स को खुद ट्राई करने को कहता है, तभी डेली असाइनमेंट का नोटिफिकेशन आ जाता है। एसियोजिन डिसाइड करता है कि वो ट्राई करेगा। उसे लगता है कि कायरन के लेसन्स की वजह से ये डूएबल होगा। वो मैजिक को महसूस करता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि उसे शेप कैसे दे। वो सोचता है कि शायद वो गलत तरीके से अप्रोच कर रहा है और मर्लिन के वर्ड्स याद करता है कि मैजिक असली दुनिया और उसकी इमेजिनेशन की दुनिया को जोड़ने का तरीका है। उसे जो अपने माइंड में दिखता है उसे बाहर खींचना होता है और रियलिटी पर अपनी विल थोपनी होती है। कुछ भी नहीं से कुछ बना देना, यही मैजिक का असली रूप है। ऑरा सियोजन एक छोटा सा मैजिक स्फीयर बनते देखता है और रियलाइज करता है कि यही है। भले ही वो बहुत छोटा हो, वो सोचता है कि क्या ये काउंट करता है, लेकिन मर्लिन मना कर देता है। हमारा मैन श्योर होता है कि वो बेहतर हो जाएगा। तभी कोई उसे आवाज देता है। वो सोर्ड स्टार होता है। शुरू में किम उसे पहचान नहीं पाता, फिर रियलाइज करता है कि वो कौन है। सोर्ड स्टार सीओ के इस नए स्टूडेंट को देखने आया था और उसे कैजुअली खड़ा देखता है, जिसके सामने साफ एक मैजिक स्फीयर है। उसे लगता है कि वो बेवकूफ दिख रहा होगा, लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट ऐसा कभी नहीं कर सकता। अपने एक्सपीरियंस से वो मान लेता है कि ड्रीम एकेडमी में ऐसा लड़का सिर्फ एक वजह से आएगा और वो है उसकी ग्रैंड डॉटर का फायदा उठाना। मिचेल सियोजन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। किम चौंक कर कहता है कि उससे मिलकर खुशी हुई। वो खुद का परिचय देता है और झुककर रिस्पेक्ट दिखाता है। वो मक्कील से पूछता है कि क्या वो एसईओ यून से मिलने आए हैं और बताता है कि वो उसे मिस कर चुके हैं। बूढ़ा आदमी शॉक में आ जाता है जब वो यंग आदमी को अपनी टीचर को नाम से बुलाते देखता है। वो सोचता है कि ये उसकी ऑरा का प्रेशर कैसे झेल पा रहा है, जबकि एस क्लास हंटर के अलावा कोई नहीं झेल सकता। हमारा मैन किसी तरह की फोर्स महसूस ही नहीं करता। वो सोचता है कि शायद अनवेवरिंग माइंड ट्रेनिंग काम कर रही है। वकील उसे वार्न करता है कि वो सच बताए कि वो यहाँ क्यों है। उसकी स्किल के साथ वो कहीं भी जा सकता है। फिर उसकी ग्रैंड डॉटर के पास क्यों आया? ओल्ड मैन उसकी तरफ बढ़ता है और सच मांगता है। सियोजन घबराकर कहता है कि शायद उसे गलत आइडिया हो गया है, लेकिन पार्क सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि वो सच निकाल कर रहेगा और पूरी ताकत से सोर्ड चलाता है। सियोजन अपनी जान बचाने के लिए लुढ़क जाता है, शॉक और कंफ्यूजन में। उधर एसईओ यून अपने ग्रैंडफादर से मिलने आती है और पता चलता है कि वो बाहर गए हैं। वो पूछती है कि वो कब लौटेंगे, लेकिन किसी को पता नहीं होता।
बी रैंक हंटर सोचती है कि वो उन्हें एसियोजान के बारे में बताएगी और सोचती है कि वो कहाँ चले गए। दूसरी तरफ मकील सियोजान के पास आता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। एसीओ चाहती थी कि उसका नया स्टूडेंट सीक्रेट में रहे, लेकिन टूर्नामेंट के बाद ये मुमकिन नहीं था। वो किसी भी इशू से पहले सिचुएशन संभालना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब सीओ दिखाई देता है और COUN को आवाज देता है। उसके लिए यहाँ उसे देखना रेयर होता है, जबकि वो खुद उससे मिलने ही वाली थी। बी क्लास हंटर बताती है कि वो ग्रैंडफादर से मिलने आई थी। ये सुनकर SEO चौंक जाता है। वो बताता है कि मास्टर उसकी एकेडमी गए हैं। ये सुनते ही SEO यून भागने लगती है। वहां का वर्कर पूछता है कि वो इतनी जल्दी कहाँ जा रही है। उधर शॉन रियलाइज करती है कि उसने गलत अंदाजा लगाया था। उसे पता था कि वो आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी आएंगे ये नहीं सोचा था। वो पूरी ताकत से अपनी एकेडमी की तरफ दौड़ती है, ये जानते हुए कि सिचुएशन खराब है और उसके बिना मिचेल को रोकना नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ सियोजान देखता है कि सोर्ड स्टार के हाथ में एक शीथ है और सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है। उसे रियलाइज होता है कि जो अटैक हुआ था वो सिर्फ शीथ से था और वो अंदाजा लगाता है कि वो उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा। बूढ़ा आदमी हमारे मैन को स्काउंड्रल कहकर बुलाता है और पूछता है कि वो कौन सा खेल खेल रहा है। केम समझाने की कोशिश करता है कि उसे गलत आइडिया हो गया है, लेकिन मैचल पूछता है कि क्या वो उसे बेवकूफ समझता है। एक सिंपल स्टूडेंट को मैजिक मैनिफेस्ट करते और उसके अटैक्स को कैजुअली डॉज करते देखना। सोर्ड स्टार फिर से अटैक करता है और हमारा मैन फिर से डॉज कर लेता है। वो उसे सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता और उसे मिसक्रेंट कहता है। ये सुनकर हमारा मैन अंदर से चुप जाता है और समझ नहीं पाता कि उसने आखिर गलत क्या किया। मकील डिक्लेयर करता है कि वो सच निकाल कर ही रहेगा। किम डिसबिलीफ में चला जाता है क्योंकि वो उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा। हमारा अवेकेंड निकलता है और समझ जाता है कि सोर्ड स्टार कुछ भी सुनने वाला नहीं है। वो इसे एक अपॉर्चुनिटी मानता है क्योंकि उसे पता है कि बूढ़ा आदमी उसे मारने नहीं जा रहा। अगर ऐसा होता तो वो अब तक मर चुका होता। स्काई बियॉन्ड द स्काई, चाहे जितना ऊपर जाओ कोई ना कोई हमेशा तुमसे ऊपर होता है, और वही है सोर्ड स्टार, आइडियल हंटर के सबसे करीब। और अब सियोजान के पास मौका है ये देखने का कि वो उसके सामने कहाँ खड़ा है। हमारा मैन स्पीयर कसकर पकड़ता है और एक्साइटेड फील करता है। मचेल उसे घूरता है और नोटिस करता है कि कुछ बदल गया है। दशकों से हंटर सोर्ड स्टार के रास्ते से गुजरे हैं, लेकिन अब तक कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाया। किम उसे इंटिमिडेटिंग लगता है और वो सोचता है कि ये एसीओ यून से आखिर चाहता क्या है। लड़ाई जारी रहती है और एसीओ जन मुश्किल से मिंचील के अटैक्स रोक पा रहा होता है। वो उसके अटैक्स महसूस तक नहीं कर पाता, देखना तो दूर की बात है। हमारा मैन फ्रीज हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि हर एक अटैक उसकी समझ से बाहर है।